या फिर किसी को एडिट करें ये कोई सेक्शन दिखा करें ये वीडियो कैसे करें इस आपके लिए टेंशन अपने डायरेक्ट किसी को बता दूंगा कि बता दूंगा आप सब मेरी आप सब मेरे ये देखो आप सब बाकी आप सब एक बार मैं कोई आपसे एक करते आधा तक कि मैं इधर भी बड़ी तरह से कोई ना बड़ी करना ये देखो खाली बड़ी करना ये भी आप सब क्या है रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है जो आपके वर्ड के अंदर प्रॉब्लम आया हुआ हो, एंट्री एग्जिट की वजह से आया हुआ हो, या वर्ड आपने सिंपल रखे हुए, दो इसमें टाइप्स होंगी। एक आपने एंट्री एग्जिट का कोई नया वर्ड लेके आए हो शेड में, वो वाले लोग भी सवाल मुझसे पहले करें। जिनके वर्ड में रहते रहते प्रॉब्लम आ गई, जो जिन्होंने बाहर से कोई चीज़ का इंट्रोडक्शन नहीं कराया, वो लोग भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन वो उनका सेकंड फेज के अंदर आकर लेंगे। पहले फेज के अंदर कोई ऐसा बंदा है इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड, मतलब एंट्री एग्जिट से रिलेटेड, किसी ने वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया और कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करने के लिए आई है। जी प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है, मैंने फरवरी मार्च के अंदर जो है ना 4 महीने का बर्थडे लिया था अल्पाइनो के 40 पीस, तो मैंने उनको सबको एक कॉलोनी में छोड़ दिया था क्योंकि छोटे थे। तो अब लगाने का टाइम आया था, तो पिछले जो मंथ गुजरा है उसके अंदर अचानक से वो, हालांकि मेरी जो हवादार है पूरा सब कुछ है, कुछ बर्ड्स एकदम सुस्त होता है, वो हाँफने लगता है, चोंच खोलता है, बारीक बारीक से आवाज़ निकालते हैं चूजे की तरह, वो दूसरे या तीसरे दिन एक्सपायर हो जाता है। वो तकरीबन इस तरह से 8 से 10 पीस एक्सपायर होगा। तो इसका कोई हल, कोई मेडिसिन, हालांकि मैंने इसमें लगाया एंटीबायोटिक भी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो एक्सपायर ही हो गया। डॉक्टर जमीन देखिए, पहली बात ये है कि पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस वक्त लव बर्ड में है ना 3 कॉमन बीमारियां पॉपुलेट कर रही है पूरे कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान जो भी है, यहाँ से लेके कराची से लेके पेशावर तक। उसमें एक बीमारी है कोराइजा, ठीक है, दूसरी है पॉक्स, और तीसरी जो है ना एक पैरामोक्सी का एक वायरस इंट्रोड्यूस हो गया जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कॉलोनीज में फैलता जा रहा है। ठीक है, कोराइजा और पॉक्स की अब जो आप कंडीशन बता रहे हैं, देखिए डॉक्टर जो है बगैर फिजिकली एग्जामिन करे कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। जब तक कि वो फिजिकली एग्जामिन करे, उसका पोस्टमार्टम करे, उसके साइन सिम्टम्स देखे, और या उसके सेंटर से इम्यूनोलॉजी के कोई टेस्ट करके कोई डिफाइन करे। जनरली होता क्या है, फार्मर जो है ना मोस्टली अपनी बीमारियां कहीं और से परचेज करके लेकर आता है। मैं तो खरीदने की बात करूंगा कि आप बीमारी के साथ खरीद के लेके आए, या आप बाजार से खरीदते हैं बीमारी, या इम्पोर्टर से खरीदते हैं, या आप किसी को प्रोड्यूस कराते हैं अपने फार्म के अंदर, तो वो भी बीमारियां प्रोड्यूस कर रहा होता है। जो 3 मैंने कॉमन बीमारियां देखी उसमें लव बर्ड में आँख वाला जो इशू मुझे लगता है, जिसमें रेड आइज आ जाती है, आँखों से पानी गिरता है, नजला हो जाता है, सांस तकलीफ भी हो जाती है, तो मोस्टली कोराइजा होता है। करंटली जो है कोराइजा के इस वक्त मेरे पास 3 सीरोटाइप्स मौजूद है जो इन्फेक्टेड कर रहे हैं। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, उसकी मैंने कॉमन वैक्सीन बना के इंट्रोड्यूस कराई हुई है पिछले 2-3 साल से। लेकिन एक दफ़ा जब उनके
अगर आप वैक्सीन कराते, वैक्सीन प्रिवेंशन होती है, नॉट क्यूरेटिव। लेकिन ये पता नहीं होता कि उसमें कितने बर्ड्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं आपके। अब अगर आपके पास 100 बर्ड्स हैं और उसमें से सिर्फ 2-3 बर्ड्स आपके इन्फेक्टेड है और केज की वजह से 1-1, 2-2 फिर आपने केज में रखा है, तो सिर्फ वो ही केज का बर्ड्स इन्फेक्टेड है। लेकिन अगर आप कॉलोनी के अंदर रखते हैं बर्ड्स, तो इसका मकसद ये है कि वो इन्फेक्शन सब में फैल गया है। मोस्टली कोराइजा में बैक्टीरिया के लिए हम एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ रुझान नहीं है कि कोई भी एंटीबायोटिक बगैर पूछे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके हम दे देते हैं। होता क्या है कि आपने 2 डोज में दी, प्रॉपर उसको प्रॉपर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं किया आपने कि कौन सी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए सूट करती है, वो आहिस्ता आहिस्ता फैलती रहती है और बर्ड्स आपके मोर्टेलिटी होती रहती है। इस वक्त जो है लोग एनरोफ्लॉक्सासिन ज्यादातर यूज करते हैं और वो उससे होता क्या है, एनरोफ्लॉक्सासिन 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स है। जब आप 2 डोज के अंदर देते हैं, बैक्टीरिया की जो नई कॉलोनी है उसके लिए समझो तो जो नए बच्चे पैदा होते हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। जब रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं तो वो एनरोफ्लॉक्सासिन भी फेल हो जाती है। अच्छा, वो होता क्या है कि वो मरते रहते हैं, फार्मर क्या करता है उस बीमारी को उठाता है और उठा के ना बाजार में बेच देता है। क्या होता है, वो कोई और बंदा खरीद लेता है, उससे होता है क्या, एक साइकिल पूरे कराची में खेलता चला जाता है। तो उसको ना तो आप क्वारंटीन करते कि जब नया बर्ड है तो एटलीस्ट आपको 4 से 8 हफ्ते, 4 से 6 हफ्ते मिनिमम अलग आइसोलेट करें, अपनी ब्रीडिंग कॉलोनी के अंदर इंट्रोड्यूस ना कराएं, बल्कि उससे इतने दूर रखें कि कोई वहाँ से जो वर्कर है आपका काम कर रहा है या खुद काम कर रहे हैं, वो इन्फेक्शन लेके हंडिया से या पानी से या दाने से वो दूसरों में शिफ्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी 2-3 बातें हैं। ये वायरस के हवाले से मैं एक अरसे से ब्रीड करवा रहा था कॉकटेल्स की, काफ़ी अच्छी ब्रीड आती है माशाल्लाह से। एकदम से काम होता है मेरे पास कि 25 से 20 दिन के होके एक्सपायर होने शुरू हो गए। फिर मैंने जो रीज़न ये देखा, काफ़ी तरह की मेडिसिन यूज़ करी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जो जैसा बता देता था वो मैं यूज़ कर लेता था, क्योंकि आइडिया नहीं था, बस समझ लें 1 पेयर से मैंने इतने पेयर कर लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक चीज़ अपने अंदर चेंज की थी कि मैं मीठे पानी जो डालते थे ना, हमारे अंदर पानी वानी का सबसे बड़ा मसला है, तो उसके बाद ये खारा पानी जो होता है ये यूज़ करना शुरू हो गया। अच्छा, कॉकटेल्स मेरे इस बच्चे एक्सपायर होने लगे, लेकिन लवबर्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उस वाटर से या मेडिसिन वगैरह जो भी सबको एक साथ ही लगाता था मैं, जो फीड में ऑल ओवर सबको यूज़ करता हूँ भाई। लेकिन सिर्फ कॉकटेल्स के साथ ये मसला आया मेरे, पहला पानी के ये। लेकिन पानी का मैं बताता, पहली बात तो ये बता दूं कि लव बर्ड में और कॉकटेल के अंदर सेंसिटिविटी, जो बीमारी एक्वायर्ड करने की कैपेबिलिटी है, वो आपका कॉकटेल में ज़्यादा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि मल्टीपल परिंदों की जब ब्रीड्स कराते हैं तो इन्फेक्शन क्या होता है, चेंज हो रहा होता है। यानी जो लव बर्ड भी अगर आपने रखे हुए हैं और कॉकटेल भी साथ रखे हुए हैं, तो जो इन्फेक्शन कॉकटेल के अंदर बहुत स्लो और आहिस्ता आएगा, वो लव बर्ड में बहुत स्पीड से आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रखा है कि जितनी लव बर्ड की कॉलोनी देर से पूरी की पूरी खत्म होती है और कॉकटेल विथिन 2-3 डेज के अंदर सहारा सफाया हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल स्पीशीज में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप रखें, या तो लव बर्ड ही रखें या कॉकटेल ही रखें। डॉक्टर साहब सेपरेट है, अगर सेपरेट है, अब आपको ये देखना है कि आपके बच्चे मर क्यों रहे। तो डेफिनेटली मे भी इस वक्त कोलियामा भी चल रहा है, इस वक्त टाइफाइड भी चल रहा है, लेकिन वो माइनर लेवल पर है। लेकिन डॉक्टर साहब हमें पता कैसे चलेगा कोई ऐसी जगह या इदारा हो जहाँ हम जाके चेक करवा सके या मालूम कर सकें? अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट लेवल पर इस कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में नहीं है थ्रू आउट कि जो आपकी इस एग्रीकल्चर के अंदर स्पेशलाइजेशन करता हो और इसकी फील्ड को वो कर रहा हो। यानी कि वीडियो में जिसका देखते वो बता दें वो टोट के, और वो साइंटिफिकली कोई उसका ग्राउंड नहीं है, कोई बेसलेस है सारी चीजें। ठीक है, वही तो। अब वो मैं यूट्यूब बनाना शुरू करो, जितनी यूट्यूब वाले बना रहे हैं, कोई उसकी जो है साइंटिफिक एविडेंस या कोई रिसर्च पेपर का रेफरेंस देते हैं। अच्छा चलो ये बताएं डॉक्टर साहब, ये शिपमेंट वाले जो बर्ड्स आ रहे हैं इनको लेना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं अपने मुंह से लड़ाना चाहता हूँ, आप ये वाला सवाल नहीं करेंगे और आप करेंगे।
आपको जहाँ से तोता अच्छा लगता है वहां से, नहीं हमारा काम ही नहीं है। ये नेक आदमी है, ये गुनाहगार आदमी है, ये आपकी चॉइस है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बर्ड को आइडेंटिफाई करना सीखें। हम आप बर्ड को आइडेंटिफाई करवाएंगे, अच्छे बुरे की तमीज कराएंगे। फैसला आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है आपको फैसला करवाना। 4 से 6 हफ्ते आप उसको क्वारंटीन कर दें। अगर उसमें जो बीमारी होगी वो आपको अलहदा से नजर आ जाएगी। आप अगर पर्टिकुलरली किसी को टारगेट करें वो अच्छा नहीं है। मैं आपको डॉक्टर साहब ने सही जवाब दिया कि कहीं से भी बर्ड लें, 40 दिन क्वारंटीन करना है, उसका दूध का भी पानी का पानी सामने आ जाएगा। अच्छा, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें। जो भाई का सवाल है उसमें बेसिकली आपका सवाल कहीं ये भी कनेक्ट होता है या बहुत सारे फैंसीज का कनेक्ट होता है कि आपके बर्ड्स अचानक मर जाते हैं। ठीक है, अचानक मर जाते हैं और आप लोगों को पता नहीं होता कि ये मरे क्यों हैं। ठीक है, फिर आप पूछते हैं लोगों को, तस्वीरें भेजते हैं कि यार मेरा बर्ड मर गया था, क्या वजह है? जब मरने की वजह कैसे पता चल सकती है? नॉर्मली क्या होता है, पोस्टमार्टम। इसका आंसर है कि आप पोस्टमार्टम करवाएं पहले अपने बर्ड का। पोस्टमार्टम डॉक्टर जमीर भी करते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट की पोल्ट्री रिसर्च लैब भी है कोरंगी के अंदर। कराची वालों के लिए ये एक बेनिफिट है कि वहाँ से आप लोग पोस्टमार्टम करवाएं। वहाँ पर भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो भी आपको बता सकते हैं कि आपके बर्ड की डेथ क्यों हुई। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा भी अचानक एक बर्ड मर गया था, तो हम परेशान हुए थे कि क्यों मरा। तो पोस्टमार्टम से पता चला था कि इसका लीवर डैमेज हो गया, उस के पास है। दूसरा, आपने एक और भी बीच में एक बात की थी कि ना पानी उनको खाना देने लग गया। ठीक है, देखिए बर्ड की छोटा सा बर्ड है हमारा, बर्ड है कॉकटेल, छोटे छोटे थे, इनकी किडनी भी बहुत छोटी छोटी थी। पानी मेन चीज है पूरी बॉडी की। 70% तो इंसानों का भी परसेंटेज है, तो बर्ड की भी ऐसी होगी। तो पानी आप बोल दें जो आप खुद पीते हैं। अगर आप गंदा पानी देंगे तो आपका बर्ड किडनी फेलियर से मरा होगा, आपको क्या पता। तो फिल्टर जो वाटर है वो दें। बाकी TDS मीटर्स आते हैं, उसमें आप लोग TDS चेक करके दे सकते हैं। आप TDS मीटर से TDS चेक करें। अगर 108 से 150 के बीच में, 100 से 150 के बीच में TDS आ रहा है तो आप वो पानी दें। वो अगर आपके नलके में आ रहा है तो आप वो नलके वाला दे दें। अगर वो बोरिंग में आ रहा है बोरिंग वाला दे दें। लेकिन चेक करें लाइन के पानी में TDS, वैसे मेरे पास जो आता है वो 500 के अराउंड आता है। लेकिन जब मैं उसको फिल्टर करता हूँ तो मैंने घर पे फिल्टर प्लांट लगाया हुआ है, तो RO प्लांट है, तो वो जब उसको फिल्टर कर देता है तो वो बिटवीन 100 to 150 आ जाता है। मैं वही पानी जो खुद पीता हूँ वही अपने बर्ड्स को देता हूँ। तो पानी चेंज भी करें, क्योंकि बहुत सारों का क्या है अपने शहर में पानी चेंज नहीं करते। बेसिक वजह ये होती है, उसके ऊपर देखें एक दिन के बाद या सुबह वाला पानी शाम में भी आप देखेंगे उसके ऊपर एक फिल्म सी बन जाती है पानी के ऊपर। फिर अब हम लोग पॉट नहीं धोते। पानी वाला तो चलो 1-2 दिन के बाद धो देंगे, दाने वाला तो मेरे ख्याल से महीनों में घुसता लोगों का। तो प्रैक्टिस करें, क्लीननेस मतलब सफाई ने मान है यार, सिंपल सी बात है। तो जब हम खुद साफ रह रहे हैं तो अपने केजेस भी साफ करें। केजेस में नीचे इतना दाना गिराते हैं क्योंकि ये लवबर्ड्स हैं, दाना खाते कम है, गिराते जाते हैं। वो दाना नीचे जमा हो के उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, वो ब्लैक वाले और लंबे वाले सारे कीड़े। यही कीड़े फिर वजहें बनती हैं डेड इन सेल की, जो आपके बिहेवियर डिफरेंट बर्ड्स के चेंज हो रहे होते हैं, छोटी छोटी माइट्स पैदा हो जाती हैं। तो पेस्टिसाइड स्प्रे करें। तो ये बिहेवियर आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके आप डॉक्टर जमीर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर जमीर के पास आ भी सकते हैं कि आप पोस्टमार्टम करें। तो मरने की वजह किसी को नहीं होती। हम मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे होते हैं यार ये बर्ड मर गया, बच्चे पैदा हुए मर गए, बहुत सारी डेड इन शेल के मल्टीपल इश्यूज होते हैं। वो आपको बिहेवियर्स देखने पड़ेंगे ओवर द पीरियड। आपको अपने शेड में हर बंदे की अपने वो है। बीच में एक सवाल आया था कि जो बच्चे अगर जो आ भी रहते हैं खासकर रेड आइज, सो वो एक्सपायर रहते थे, उनको सिक्योर करने के लिए भी। देखिए भाई, जो मेरी सोच है उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा, रेड आई जीन जो है ना, अनफॉर्चुनेटली अलमीरा हमारा कि वो इनब्रीड बहुत हो गया और उसकी इनब्रीडिंग की वजह भी बहुत है, उसकी पुअर आइडेंटिफिकेशन। आप तोता सफेद रंग है, आप क्या तब किस पेरेंट्स का है, तो जिससे ये आपको भी नहीं पता होगा, जिससे लिया होगा उसने जिससे लिया होगा, एक अरसे से इनब्रीड होते हुए आ रहा है। उसका बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ। आप चाहे वो पटना हो, चाहे वो फिशरी हो, कोई भी रेड आई बर्ड हो, अगर आप एक यहाँ से ले रहे हैं, उससे ले रहे हैं, या यहाँ पे किसी से भी ले रहे हैं, ये नहीं कह रहा, किसी से भी ले रहे हैं, आपने दूसरा उससे 100 किलोमीटर दूर बात, आपने कभी भी सेम बर्ड आप उससे पूछ भी लेंगे कि आपने इस बंदे को बर्ड दिए, तो आपने दूसरे बंदे से भी नहीं लेने। जिस बंदे से लिए उसका कोई ताल्लुक ना हो, दूसरे बंदे से ले।
तो जब आप लाइंस आउटक्रॉस करने लग जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना, डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। बाकी आपने बोला मटकी के अंदर ब्रूड करना छोड़ दिया, देखिए इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। परिंदा स्ट्रेस में भी होता है, मटकी के अंदर कोई घन कचरा भी होता है, या कोई माइट्स का इशू भी मुझे लगता है हो सकता है। ऐसे काफी सारे इश्यूज होते हैं जो कि मल्टीपल इश्यूज है। आपने इन सबको देखना है कि उसके अंदर माइट्स तो नहीं है, बर्ड स्ट्रेस में तो नहीं आ रहा। अचानक से होता क्या है कि वेदर जो है ना अपना एक यू टर्न लेता है। जैसे अभी काफी लोगों ने, मैंने भी बॉक्सेस लगा दिए, हो सकता है गर्मी का झटका आ जाए, गर्मी का झटका आएगा परिंदा अपने अंडे छोड़ के बाहर आ जाएगा। तो सेम वही जो आपने बात करी ना, लेकिन आपको ये लगेगा 12 या 13 दिन ब्रूड करा, उसके बाद एग्स छोड़ दिया। दूसरा सवाल ये है कि जो मैंने अभी नए बर्ड लिए हैं आया उसको डीएनए करवाना लाजमी है, क्योंकि अभी जिससे मैंने लिया उसने कहा ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। अगर हम डीएनए की तरफ नहीं जाते हैं और वो पता चला कि वो दोनों फीमेल या दोनों मेल हो जाते हैं, तो आपकी नज़र में क्या डीएनए करवाना चाहिए या नहीं, या चाहे वो सस्ता बर्ड हो चाहे वो कीमती हो? आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। बात ये है कि आपने जैसे बोला कि लो प्राइस पे बर्ड्स हैं, डीएनए तो देखिए ये 3 साल 4 साल पहले की इजाज़त है। इससे पहले अरसे दराज सब लोग क्या करते हुए आ रहे थे, हम लोग अपने अंदाजे से देखते हुए आते हैं। जो उसमें भी अंदाज़ा होता है उससे बेहतर बर्ड की एक्टिविटी होती है। अगर आप बर्ड लवर हैं, आप बर्ड को वॉच करेंगे, आपको मेरे ख्याल में शायद डीएनए की भी जरूरत ना पड़े, इसी से जोड़े लग जाएंगे आपके। तो बेहतर है जितना ज़्यादा अपने बर्ड रूम में टाइम स्पेंड करें, जब बर्ड को वॉच कर रहे हो बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि हाथ वगैरह ना हिलाएं, कि बर्ड की किसी तरह अटेंशन आपकी तरफ ना है। बर्ड अपनी दुनिया में जो मगन होता है उसको रहने दे। जो उसकी एक्टिविटीज होंगी ना उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। कुछ एक्टिविटीज में आपको बता दूं, जैसे मेल है उसको कहते हैं नॉट करना, यू हम लोग इंसान से हिलाते हैं उसको नॉट करते हैं, मेल भी नॉट करता है, फीड कराने की कोशिश करता है। लेकिन जो इनिशिएट होता है ना वो मेल की तरफ से इनिशिएट होता है। फीमेल शुरू में मारती है। बहुत सारे लोगों ने मेल लगाए हुए तो जोड़े वो मेल एक थोड़ी सी फीड लेता है फिर उसको मारता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरा मेल है फीमेल है, इससे कंफर्म नहीं होता। आप मेल की एक्टिविटी फौरन पकड़ी जाती है, फीमेल हो सकता है थोड़ा बट अगर सुस्त है आपको लगेगा ये फीमेल है, ऐसा नहीं होता। वो मेल भी हो सकता है, लेकिन मेल बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन आप उसको मल्टीपल पार्टनर्स अगर देंगे, अगर कोई ऐसा सस्ता आपका जोड़ा है उसको मल्टीपल पार्टनर्स आप देते रहे, किसी ना किसी का जोड़ा लग ही जाएगा। अब ये आपके ऊपर है, ये आप जो करना चाह रहे हैं, वर्किंग करना चाह रहे हैं। देखिए वो तो रिजल्ट के ऊपर बेस्ड होता है। आपने जो रिजल्ट अचीव करना है उसकी पेयरिंग के लिए आप जो पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। देखिए इसमें ब्लैक हेड रेड हेड नहीं होता, फैमिलीज होती है। फिशरी फैमिली होती है, पर्सनाटा फैमिली होती है और रोजी कोली फैमिली होती है। अब आप फिशरी पर्सनाटा को हम लोग मिक्स करते हैं तो हाइब्रिड बर्ड बनता है। अगर हम रोजी कोली और फिशरी या पर्सनाटा को मिक्स करते हैं तो उसके अंदर म्यूल बर्ड बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं खच्चर। हमने हाइब्रिड बर्ड्स बहुत सारे हमारे पास, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हम लोगों ने फैमिलीज को आउटक्रॉस नहीं करना। फिशरी है तो फिशरी में चलाएं, रोजी कोली है तो रोजी कोली में चलाएं। लेकिन मुझे पता है अक्सर क्या काफी सारे लोग हैं जिन्होंने फैमिलीज को मिक्सअप किया हुआ, बूफ अप किया हुआ। उसके लिए क्या होता है, दुनिया का खत्म नहीं है, उम्मीद नहीं खत्म हुई, पर्सनाटा की तरफ जा रहा है पर्सनाटा लगा दे, फिशरी की तरफ जाते हुए दिख रहा है उसके बाद फिशरी लगाए। हमने हॉबी के अंदर इंप्रूवमेंट लानी है, लर्न करना है। हमने बनाया हुआ बर्ड ले लिया तो हॉबी का मजा ही खत्म। अब उसके आगे आप क्या करेंगे, कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली ग्रोथ होगी आपकी। तो इस तरह ग्रेजुअली ग्रोथ करते रहे, एंजॉय करें हॉबी को। कौन सी से मतलब आगे जाके उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जैसे ब्लू से हट के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो कोई नई म्यूटेशन एक और आगे सामने खड़ी हो जाती है हमारे, फिर हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं तो एक और नई म्यूटेशन आगे खड़ी हो जा रही है। तो हम ऐसा लगता है जैसे हम पीछे जा रहे हैं, हम उस म्यूटेशनों के पीछे भागना चाह रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि न्यू फैंसियर कौन सी ऐसी म्यूटेशन रखना चाहे जिससे वो आगे मतलब उसको लेके चले। अल्लाह ताला का बनाया हुआ हर बर्ड हर म्यूटेशन खूबसूरत है, हसीन है। बस वक्त उसका आना ये होता है कि 4 से 400 400 से 4000 40,000 लोग जब उसको एकदम डिमांड करते हैं और उसकी प्रोडक्शन 400 से 40 पर घूम रही होती है तो वो बूस्ट कर जाता है। हर वो म्यूटेशन जिसके ऊपर दौड़ लग जाती है वो बूस्ट हो जाती है। जब उसका कोटा पूरा हो जाएगा वो नई, आप लोग कोशिश कर रहे हैं जितनी भी नई म्यूटेशन होती हैं, जरूरी नहीं हो महंगी हो सस्ती हो, या जितने भी नए कलर हैं आप उन पर काम करें, अपनी सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए पालें। एक दौर आएगी कि उसमें उसकी कमी होगी, वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के पाल रहे हैं कि आज ये चीज उस मुकाम पे खड़ी है और मैं ये पाल लूं, तो अगला जो साल होगा डेफिनेटली उसकी पॉपुलेशन 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। जैसे उन्होंने बताया कि 4 क्लच में 16 बच्चे यानी कि 8 जोड़े, तो एक जोड़ा जब 8 जोड़े बनाता है तो वो 8 या 10 जोड़े बनाता है तो वो 1 लाख से 10,000 पे खड़ा रहता है अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से।
अब अगर किसी के पास जो है ना 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से 8 जोड़े या 5 जोड़े बन गए और उसका 15,000 या 12,000 कॉस्ट कर गया पर जोड़ा, तो डेफिनेटली वो इस्तात रखता है कि 5,000 रुपये ऊपर बेच दे, तो रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ज्यादा है, इसमें टर्न रेट प्रॉफिट का बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये रिवर्स होती है। हम कभी भी कोई चीज पालते हैं, हम ये सोचते हैं आज ये 10 लाख का लिया है, 2 साल बाद 10,000 का बिके, अब वो 1 लाख का बिके, 2 लाख का भी नसीब है। लोग ये नहीं सोचते, लोग सोचते हैं आज मैंने 10 लाख का लिया, अगले साल मैं भी ये 10 लाख का बेचूंगा, वहां आके वो मार खाते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें 90% लोग प्रोडक्शन पे तवज्जो नहीं देते, रेटों पे तवज्जो दे दे के डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जो लर्न रेटों से करना है वो उनका हेडिक नहीं है, कुदरत को पता है क्या होना है, जो प्रोडक्शन का हेडिक है ना वो आपने फोकस करना है। तो इसलिए आप लोग इस पे फोकस करें कि जो भी म्यूटेशन पालते हैं अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन में पालें, रेट कम ज्यादा मार्केट में होते रहते हैं। अच्छा, मैं माजरत आऊँ बीच में इंटरप्ट करने के लिए, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। मैंने जब नया शौकीन था तो मैंने भी ऐसी ही म्यूटेशन की रेस में आगे लग गया था। म्यूटेशन की रेस में ना लगे, जो बर्ड आपको अच्छा लगता है ना उस बर्ड को पालें। अगर आप उस बर्ड को पालेंगे, चाहे दुनिया आगे कितनी भी जा रही हो, अगर आपकी बेस अच्छी है ना तो आप हमेशा जीतेंगे। ग्रीन फिशर को देख लें, पहले ग्रीन फिशर क्या था, आज ग्रीन फिशर क्या है। तो इस बात का ख्याल रखें, म्यूटेशन के चक्कर में अगर आप लगे रहे तो आप फंस जाएंगे। जो बर्ड अच्छा लगता है वो पालें। ग्रीन फिशर पे क्या बात है, कॉमन ग्रीन फिशर या यूरोपियन दूसरी नॉर्मल तो आपके 2,000-2,500 के नशे कंफ्यूजन हो जाएगा ना, लोग नॉर्मल नहीं भाई, इसमें वो बात नहीं है। यूरोपियन ग्रीन फिशर कोई बर्ड नहीं है। ग्रीन फिशर होता है, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे यहाँ का लोकल हो। इन शॉर्ट हाइब्रिड डन फेलो से ग्रीन फिशर बेहतर है अगर आप हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं। प्योरिटी मैटर्स। कराची में कहीं डीएनए की कोई फैसिलिटीज वगैरह कोई है नहीं। अब जैसे आप लोग के बाद की बात नहीं, आप लोग वहीं पे करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका सवाल डीएनए से रिलेटेड है कि डीएनए की फैसिलिटीज चाहिए आपको भी कराची में हो। अच्छा, डीएनए अगर फर्ज कर आप कहाँ रहते हैं, अगर डीएचए अगर यहाँ से माड़ीपुर की तरफ हो, डीएनए आप जाएंगे करवाने अपने बर्ड्स का, वो ज्यादा बेहतर है या डीएचएल का ऑफिस जो आपके घर के बिल्कुल करीब है वो बेहतर है, टीसीएस का ऑफिस बेहतर है जो 10 कदम पे आपके घर पे बैठे बैठे टीसीएस का ऑफिस बेहतर है। आपने फेदर प्लग करके टीसीएस के ऑफिस में देने, चाहे कहीं से भी हो डीएनए, आपको डीएनए के रिजल्ट से इशू होना चाहिए। हम लोग ये कहते हैं कि डीएनए का ओरिजिन क्या है, डीएनए के ओरिजिन से नथिंग टू डू विद डीएनए ओरिजिन। हमें सिर्फ डीएनए की अंदर अपनी लाइफ, हमने अपनी लाइफ को आसान करना, हम अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं। जो भी नियरेस्ट डीएचएल का ऑफिस है, आप कोई भी डीएनए वाले का, चाहे वो कराची का हो, चाहे वो लाहौर का हो, चाहे वो इस्लामाबाद का हो, हमने शहर के बेस के ऊपर वाली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कहीं पे भी हो, आपको उस पर ट्रस्ट हो, आपने फेदर प्लग करके डीएनए वो जो बैग होता है उसके अंदर देना। उसके लिए एक समीर हुसैन का यूट्यूब चैनल है, वो उसके ऊपर उसने पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। आप YouTube पे लिखेंगे वो पूरा प्रोसीजर उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है जो अक्सर लोग गलती करते हैं, अंडर आर्म से जब फेदर प्लग कर रहे होते हैं तो फेदर की जो टिप होती है ना, जो अंदर जुड़ी हुई होती है उसके आर्म के अंदर, उसके ऊपर ना आपका हाथ ना लगे। आपने बस इस चीज का ख्याल रखना है। और जिस बैग में डाल रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा बैग हो, ऐसा ना हो कि 3 दफा नीचे गिरा हो, आप फूक मार यार बिल्कुल सही तो लग रहा है, वो सही तो लग रहा है, उसमें डीएनए के रिजल्ट में प्रॉब्लम होती है। और डीएनए चाहे आप जर्मनी से करवा लें, 99% होता है, 100% कोई डीएनए का रिजल्ट नहीं होता, ठीक है जी। सर, पहला मसला ये था, दूसरा ये था कि किसी भी तरह चलो चेक वेक करवा के कुछ जोड़े बना दिए थे। अभी जाके पहली ब्रीड आई थी जो 3 इनों के मतलब 3-4 अंडे निकल गए थे, और जिसमें से 2 जोड़ों के अंडे फटाई थी। एक कैंडी में मंगवाई थी मैंने, वो जो टॉर्च वाला चेक करने का, फर्टाइल। लेकिन एक 15 दिन पहले मैंने पूछ लिए थे, और एक के बाद जाके मैं देखता हूँ तो वो 3 जोड़ अंडे पे नहीं बैठ रहे। एक जोड़े के फर्टाइल हुए अंडे और 2 जोड़ पे बैठे ही नहीं थे, वो बिल्कुल ठंडे हो रहे थे, मतलब खराब हो गए अंडे। जंग में ये सब नहीं जल्दी लगा दिए, वो ये जानना चाह रहा था मैंने। बॉक्स जल्दी या देर ये एक अलग इशू है, ठीक है। वेदर का जिस जगह पे लोकेशन है वहाँ का, कराची में ये एरिया बहुत ठंडा है, सादी टाउन वाला एरिया वो और हवादार एरिया है। आप सदर की साइड पे जाए वहाँ हवा ही नहीं चल रही, आप उसके वेस्ट वाक पे चले जाए बहुत तेज हवा चल रही है। तो देखिए आपका ये सवाल जो है इसका आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता कि बहुत जल्दी है देर से। आप खुद बताएं, आप अपनी शर्ट पे कंफर्टेबली खड़े हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो बड़ी कंफर्टेबल है।
तो आप ये आप देखेंगे, ये हमें नहीं पता, ये आपने देखना है कि आपके शेड का मौसम कैसा है। आप अपने शेड पे कंफर्टेबल है, आप बॉक्स लगा दें, लेकिन बर्ड्स की एज वगैरह सारी चीजें पूरी हो तो जरूर करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसने, मैंने हांडी जब उसको दी तो उसने अंडे भी दिए 4, और क्या कहते हैं 4 में से 1 अंडा अनफर्टाइल था और 3 उसने बट्टे निकाले। 2 बच्चे उसने ब्रीड नहीं कराई उसकी मादी ने और वो मर गए, 1 है अभी उसके अंदर। तो ये क्या वजह थी जो उसके बच्चे एक्सपायर हो गए? देखें, हम लोग जो है कहते हैं कि अपना ब्रीडिंग स्टॉक जो है उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। कभी सोचा है इसका ब्रीडिंग स्टॉक मेंटेन करने का मतलब क्या होता है? अपने पेड़ हम लोग सीधे कर रहे होते हैं। कभी सोचा इसका मकसद क्या होता है? फिल्टर आउट करना। ये जो आपको मिला है, ये फिल्टर आउट हुआ मिला है। जब आपके उसके पास नहीं करना, जाहिर बात तभी तो आपको दिया है, वरना एक अच्छी परफॉर्म करता हुआ, परफॉर्मेंस देता हुआ पेड़ वो क्यों देगा? ये मैंने आपका सवाल रोक, इसलिए मैंने उसको जवाब दे दिया आपको, क्योंकि यही होता है यूजली। लेकिन आपके पास एक चिक सर्वाइव हो गया, ये बहुत बड़ी आपकी भी अचीवमेंट है। एक बंदे में रिटार्डेड पेयर था, आपके पास है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने एटलीस्ट कुछ तो परफॉर्मेंस दी, आपको खुश होना चाहिए। कोई सोल्यूशन नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम अगर ब्रीड करे अपने? सोल्यूशन नहीं, उसको जो है आप कोशिश करके उसको अंडर स्ट्रेस की कंडीशन से उसको भुलाएं उसका माजी। वो कैसे? उसको अच्छी तरीके से रखें, शावर वगैरह करें, सर्दी होगी नहीं, अभी के दिनों में कर लें, ऐसा नहीं सर्दी में आप शावर करना। अच्छा, एक नेक्स्ट सुनिएगा, उसको फ्लाई दे दें, सही है। ये सारी जो है ना, बस हम कह सकते हैं हम अभी ट्राई कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी वो चेंज नहीं हुआ तो आप किसी को कह नहीं सकते। एक काम आप कर सकते हैं, अगर उसका जोड़ा तोड़ दें, शायद हो सकता है। ये सारी जो है ना, मैं आपको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि आप शायद इस तरह से जो है ना प्रिवेंट हो जाए मसला, लेकिन है प्रॉब्लम इज देयर, स्टिल प्रॉब्लम इज देयर। और किसी की आदत बदलना, जैसे मैंने बोला ना, हसलत बदलना बहुत मुश्किल होता है। आगे यहाँ रख दिया। अब इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलेगा। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जो मैंने किया है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, एक मेडिसिन है टिंचर आयोडीन। वो क्या करती है, बिल्कुल ना जगह को जला के सुखा देती है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके उस एरिया को, नाखून भी उतरता है, जाया होता है, आपने उस जगह को छील दिया, वैसे वो पापड़ी बन के ना मोटा फूल जाएगा, वो फूल जाएगी जगह। आपने येलो जो चीज होती है उसको निकाला, आपने छील दिया, उसके ऊपर ना 2-3 कतर टिंचर आयोडीन लगाई और पूरे केज को ना विरकॉन एस से डिसइंफेक्ट किया, और रोज सुबह सुबह थोड़ा सा बर्ड को डिसइंफेक्ट किया। अपने उस बर्ड को तो किया ही किया, बाकी दूसरे बर्ड्स को भी डिसइंफेक्ट किया। और तीसरा, आपने अलग बंदा कर लेना दाना पानी के लिए। फिर 2 बंदे होंगे, एक बंदा नॉर्मल शेड में जाएगा, एक बंदा जो डिसइंफेक्टेड बर्ड्स को दाना पानी कर रहा है वो सिर्फ उन्हीं को ही करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। और उसका हाथ लगा हुआ ना दूसरे पिंजरे पे भी नहीं लगना चाहिए। इसी तरह इतनी माइनर सी चीजें होती है जिससे ना वायरस फैलता है। एक दफा वायरस फैलना रुक जाए, वो जो बर्ड्स हैं वो सर्वाइव हुए तो हुए, आपके और बर्ड्स बच जाएंगे। मसला इसमें होता है अपने फ्लॉक को बचाना। वायरस के ट्रीटमेंट से ज्यादा इसमें जरूरी होता है अपने रिमेनिंग फ्लॉक को बचाना। ये याद रखिएगा, जब भी ऐसा हो ट्रीटमेंट के ऊपर जोर तो दे, लेकिन अपने बर्ड को सबसे पहले आइसोलेट करें। क्योंकि आइसोलेशन, जिस डॉक्टर के पास भी जाएंगे वो कहेगा आइसोलेट करो। कोरोना में क्या करते हैं, एक कोने में डाल देते हैं ना पेशेंट को। क्यों डालते हैं? ताकि वो मल्टीपल इन्फेक्शन ना क्रिएट कर सके और लोगों को इन्फेक्ट ना कर सके। आपने क्या करता है, चोट के अंदर भी होता है, मैंने तो किया है। अब आप लोगों को पता नहीं, मैं तो किसी शार्प चीज से छील देता हूँ काफी। लेकिन ये कि एक्चुअली जो टिंचर आयोडीन है या अल्कोहलिक आयोडीन है, वो एक्चुअली क्या करती है कि जो पॉक्स होती है ना, एक होती है रेड कलर की जिसे वेट कंडीशन होती है, दूसरी होती है ड्राई कलर में। जब आखिरी स्टेज होती है, रिकवरी की स्टेज पे जा रहा होता है, तो जख्म होते हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर करके देखा होगा पैरों के अंदर और इधर उधर जो है ना वो ड्राई स्टेज के अंदर आ जाती है। तो अगर आप उसको टिंचर लगाएंगे, उस वक्त क्या होता है, वो जख्म होता है और उसमें बैक्टीरियल या फंगल या किसी और चीज का इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो आप अगर टिंचर आयोडीन लगाते हैं तो अल्कोहलिक कंडीशंस की वजह से टिंचर क्या करता है, उस एरिया को एक्चुअली स्ट्राइल कंडीशन में रख देता है, तो बर्ड्स को फैसिलिटेट हो जाता है। तो दूसरा ये होता है, बॉक्स के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर हो रहा होता है बर्ड्स का बॉडी, और अगर आप उसके पैर देखें गर्म हो रहे होते हैं और रेडिशन कलर हो रही होती है, वो बड़ा स्ट्रेस में होता है। तो थोड़ा सा अगर पेन किलर जैसे कहते हैं ब्रोपेन, जो बुखार उसका रिलीव कर दे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। आप सिम्टोमेटिक भी ट्रीटमेंट दें, ठीक है, ब्रोपेन का आधा चमचा काफी होता है 100 बर्ड्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एंटीबायोटिक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कवर करने के लिए दे दें।
दूसरा जो सबसे पहले रेमेडी है कि आप आइसोलेट करें बर्ड्स को, ताकि वो एक से दूसरों पे फैले ना। फिर आप रोजाना देखें कि कितने बर्ड्स हैं फैला, और अच्छी न्यूट्रिशन रखें, क्योंकि जितनी अच्छी न्यूट्रिशन होगी तो बॉडी, अगर खाना पीना उसने शुरू कर दिया तो बहुत अच्छी न्यूट्रिशन क्या होगा, इम्यूनिटी जो है बूस्टअप होगी, वो रिकवरी के फेज में ज़रा जल्दी आएगा। लेकिन अगर सारा बर्ड ही आपका इन्फेक्टेड हो गया, अब आप चाह रहे हो तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। अब ये आइडियली डिसइंफेक्टेंट आ रहा है, जैसे विल्कोनेक्स आ रहा है, ठीक है, आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ब्लीच है, डिटोल्स है, इनसे क्या होगा, ये बैक्टीरिया रिड्यूस हो जाएगा और इसमें नहीं आपकी मोर्टेलिटी या इन्फेक्टेड नहीं होंगे। अच्छा, कोराइजा क्या होता है, दोबारा बता दें कौन कौन सी चीज़ है। ब्लीच नोट कीजिएगा, हाइपोक्लोरेट, देखो सोडियम हाइपोक्लोरेट आता है। पहली बात तो बिल्कुल आपका बना बनाया डिसइंफेक्टेंट आ रहा है, बहुत आइडियल है लेकिन महंगा पड़ता है। दूसरा आपका ब्लीच है। तीसरा आपका जो है पैराफॉर्मल्डिहाइड आता है, मैं आपको बताऊं, वो भी आप यूज कर सकते हो। फार्म कैन, जब आप अपने केजेस को साफ करें, वॉश करें, तो फॉर्मल्डिहाइड से यूज कर सकते हैं। क्लोर वगैरह से ब्लीच से कर सकते हैं, और अगर आपको वैसे शक हो रहा है तो आप बहुत 3% सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। डिटोल भी आपके पास एक आइडियल सोल्यूशन है कि चले आप उस पर कर लें, क्योंकि बहुत सारी एक लिस्ट है डिसइंफेक्टेंट की, नहीं उससे कोई इशू नहीं होगा, वो टेम्परेचर होता है।